गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर से संबंधित हमारा टॉपिक संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे। हमने हमारी पिछली कक्षा में देखा कि अमेरिका की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें से साम्यवाद के अवरोध की नीति, सैनिक संधियों की नीति तथा विदेशी आर्थिक सहायता की नीति के बारे में विस्तारपूर्वक हमने डिस्कशन किया। आज हम आगे के रूप में देखेंगे कि और भी हमें अमेरिकी विदेश नीति की क्या क्या विशेषता दिखाई देती हैं। तो देखते हैं उसके आगे के क्रम में कि अमेरिकी विदेश नीति में एक प्रमुख विशेषता है कि वो हमेशा मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषकर देखेंगे जब राष्ट्रपति कार्टर थे तो कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकार के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप से लपेट दिया। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना की। इसलिए आप देखते हैं कि अमेरिकी राजनीतियों का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया है कि वे दूसरे देशों में मानवाधिकार के संबंध में जो भी नीति है उसके सही परिप्रेक्ष्य में अपना जो भी प्रेजेंटेशन है, जो अपनी रिपोर्ट है या फिर जो उसके बारे में जानकारी है वो प्रस्तुत करते हैं। आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन राइट और इसके उल्लंघन के लिए अमेरिका अपनी विदेश नीति में इसको तो प्रमुखता के साथ रखता है। कुछ ऐसी संस्था भी हैं जैसे ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, एनजीओ हैं, और ये बहुत बड़े इनकी जो रिपोर्ट होती है उनका बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण में या संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका बहुत प्रभावी भूमिका रहती है। इनकी रिपोर्ट को काफ़ी वेटेज दिया जाता है। प्रतिवर्ष आप देखेंगे UNCSR या फिर ये जो जितने भी जो गैर राज्यकर्ता के रूप में जो मतलब इंटरनेशनल स्तर के जो NGOs हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल हुआ, ह्यूमन राइट वॉच हुआ, ऐसे खूब सारे हैं NGO जो मानवाधिकारों के संबंध में, उनके उल्लंघन के संबंध में और इसके बारे में क्या उनकी राय है, ये सब हर देश की अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और यही नहीं, अगर किसी राज्य में मानवाधिकार का उल्लंघन हो ही रहा है तो उस देश पर, उस राज्य पर बहुत बड़ा एक प्रेशर बनता है। यहाँ तक कि उसको दी जाने वाली आर्थिक तकनीक सहायता वो तक रोक दी जाती है और विश्व बिरादरी से एक प्रकार का जनमत करवाया जाता है। उसके खिलाफ कई प्रकार के अगर नहीं रुके फिर तो आर्थिक प्रतिबंधों का भी सहारा लिया जाता है। तो समझ सकते हैं कि इस मानवाधिकारों के आधार पर अमेरिका अपनी विदेश नीति में प्रमुखता के स्थान रखता है। हाँ, ये बात सही है कि इसका सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो अच्छा है। फिर भी कई बार ऐसा भी होता आया है कि अमेरिकी विदेश नीति में ये भी झलका है कि वो कई बार मानवाधिकारों के नाम पे किसी देश में आंतरिक हस्तक्षेप भी करता है, जो एक नकारात्मक है। कैसे किस प्रकार वो अपने अलग अलग राजनीतिक आलोचक उसको किस हिसाब से लेते वो अलग बात है, लेकिन जरूर ये देखा जाता है कि अमेरिका की विदेश नीति मानवाधिकारों के मुद्दे पर काफ़ी कुछ भूमिका रहती है। फिर अगली है कि लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। सबसे बड़ी चीज ये है, अमेरिका को अपने हित साधने के लिए कई बार वो ये करता है कि कोई अधिनायकवादी शासन व्यवस्था है या तानाशाही जो भी शासन व्यवस्था है वो किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष की हो सकती है या सैनिक शासन हो सकता है, जो कुछ भी है। अमेरिका क्या करता है कि उस देश में जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए उत्सुक हैं या लोकतांत्रिक समर्थक पार्टी है उनका पक्ष लेकर उस देश में हस्तक्षेप करने का काम करता है। अब उसमें अमेरिका के भी हित होते हैं। तो देखते ही अमेरिका की हमेशा से नीति रही है कि लगभग पिछली सदी के उत्तरार्ध से आप देखेंगे मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तथा अमेरिकी नागरिकों के हितों के नाम पर उसने करीबन कहा जाता है कि 60 से भी अधिक बार इस प्रकार का दखल किया है या हस्तक्षेप किया है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमेरिका ने अपने आसपास ये दखल जारी रखा। 1983 में ग्रेनेडा में, 1989 में पनामा में दखल दिया। फिर आप देखते हैं कि अमेरिका ने 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में दखल किया। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने वहाँ पर 14,000 सैनिक भेजे।
उन्होंने अपने इस आदेश को ये कहते हुए जायज़ ठहराया कि डोमिनिकन गणराज्य में अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करनी है। राष्ट्रपति जॉनसन ने यह भी दावा किया कि इस जो दखल किया गया है इसका उद्देश्य डोमिनिकन में साम्यवाद स्थापित होने से रोकना है। अमेरिकी सैनिक 1966 से वहाँ लौट आए थे। ग्रेनेडा में 25 अक्टूबर 1923 को अमेरिका के सैनिक वहाँ आए। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर अपने के हितों को पूर्ण करने में कामयाब रहा है। सितंबर 1994 में लोकतंत्र के बाले के नाम पर अमेरिकी सेना हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस मतलब वहाँ पर उतरी। फिर जैसे ही अमेरिका ने हैती में, क्योंकि अमेरिका हैती में पहले से भी दखल अंदाजी कर चुका था, हस्तक्षेप कर चुका था, अमेरिकी नौसैनिक जुलाई 1900 लगभग ये 96 में हैती में उतरे। उस समय वहाँ गंभीर राजनीतिक उथल पुथल और वित्तीय संकट था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे उनको अपने हितों के अनुकूल जो भी उपयुक्त कदम उठाना होता है लोकतंत्र के नाम पर वो हस्तक्षेप करते हैं। और यहाँ तक उनको लगता है कि ये हमारे लिए किस प्रकार से खतरा हो सकता है, किस प्रकार से खतरा हो सकता है। वो समझते हैं कि ये, क्योंकि अगर शीत युद्ध के दौरान की बात करें तो शीत युद्ध में उनको लगता था कि अगर हमने यहाँ हस्तक्षेप नहीं किया तो ये साम्यवादी शासन की स्थापना हो सकती है, या भी और किसी प्रकार से हमारे विरुद्ध एक सैनिक गठबंधन में वो शामिल हो सकता है। तो फिर कैसे क्या करें, तो लोकतंत्र के नाम, लोकतंत्र का झंडा लेकर वहाँ घुस जाता है और जो भी उनको लगता है अपने हितों के अनुकूल वो काम करता है। तो ये अमेरिका का ये एक नीति रही है। फिर अगली देखें कि विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति। देखिए, अमेरिकी विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति को हमेशा से अपनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए रूस और भारत के मध्य क्रायोजेनिक इंजन और उनसे संबंधित तकनीक उपलब्ध कराने संबंधी समझौता हो जाने के कारण अमेरिका ने MTCR के अंतर्गत बदले की कार्रवाई के रूप में भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो और रूस के संगठन ग्लामेगस को 2 वर्ष के लिए काली सूची में डाल दिया गया। फिर रूस पर दबाव डालकर भारत से हुए समझौते को रद्द करवा दिया। अब देखो, समझौता भारत और रूस के मध्य, लेकिन समझौता रद्द करवाने में भूमिका किसकी रही? अमेरिका की। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाया, ये बताया कि आप जो क्रायोजेनिक इंजन जो दे रहे हो भारत को, भारत ना MTCR का मेंबर है, ना NSG का है, किसी प्रकार का किसी में भी कोई मेंबर नहीं है, न वाजिनर ग्रुप में, क्यों इस प्रकार की उसको सहायता दी जा रही है? तो उसने अमेरिका के द्वारा सोवियत जो मतलब रूस है, रूस पे इस प्रकार का दबाव बनाकर भारत से ये जो समझौता था आखिर में रद्द करवाना पड़ा। तो ये जो अमेरिका की इस नीति का लक्ष्य क्या था कि भारत की जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है विकसित करने के प्रयासों को रोकना था, अवरुद्ध करना था। अमेरिकी दबाव के कारण भारत ने क्यूबा को चावल नहीं बेचे, ईरान को परमाणु रिएक्टर बेचने संबंधी प्रस्ताव अभी तक अमल नहीं आया, मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र जिसमें जो भारत का है अग्नि का परीक्षण कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। अमेरिका भारत पर निरंतर दबाव डाल रहा है कि वे परमाणु प्रसार संधि जिसे NPT कहते हैं तथा CTBT पर हस्ताक्षर करें। और आपको पता होगा कि जब भारत ने मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन ने तुरंत भारत में आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, सुपर 301 के नाम से। तो आप देखिए, कर हमारे प्रतिबंध कोई और लगा रहा है, हस्तक्षेप कोई और कर रहा है, समझौते को तोड़वा रहा है। ये अमेरिका की हमेशा से नीति रही है। ये हमने हमारे केवल भारत की बात की, क्योंकि हमने क्रायोजेनिक इंजन का समझौता हो, या फिर आप देखें कि हमारी जो टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी, उसको विकसित करना, मतलब विकसित करने के प्रयासों को अवरुद्ध करना हो, या फिर हमारे जो भी किसी देश को जो निर्यात करे उसको रोकना हो, कई ऐसे प्रकार के देखते हैं हम कि ये अमेरिका के द्वारा दबाव प्रतिदबाव का काम किया जाता है। यही नहीं, भारत पर जबरदस्त तरीके से प्रेशर बना हुआ है कि भारत NPT और CTBT पे हस्ताक्षर करें, NPT और CTBT पे हस्ताक्षर करें। और जब हमने मई 1998 में परमाणु परीक्षण किए पोखरण में, तो उस समय तत्कालीन समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उन्होंने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। इस प्रकार से हमेशा उसकी नीति रही है। अब खैर, ये अमेरिका की, ये तो हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत ने जो अमेरिका से जो भोगा उसका हमने उल्लेख किया, लेकिन अगर आज के दौर की बात करें तो भारत अमेरिका के संबंध बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही प्रगति की ओर बढ़ चुके हैं। आपको पता है
2005 में जो भारत और अमेरिका के मध्य जो परमाणु सैन्य समझौता हुआ, जो पूर्ण रूप से 2008 में संपन्न हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे देखते हैं कि दोनों देशों के मध्य संबंध प्रकृति पर, दोनों देश नज़दीक और काफ़ी मधुर संबंध और प्रगाढ़ संबंध बन रहे हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो स्थिति बनी हुई है तत्कालीन समय में, कि चीन के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ के हांगकांग में या फिर दक्षिणी चीन सागर में या फिर भारत से जो सीमा विवाद है उसको लेकर काफ़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है वो बिल्कुल युद्ध की ओर अग्रसर हो चुका है। अब इसमें आगे तो भविष्य में निर्धारित होगा कैसे होगा क्या होगा, लेकिन आज भारत के समर्थन में कई यूरोपीय देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे सभी देश भारत के पक्ष में खड़े हैं। अब भविष्य तय होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। युद्ध करना आसान नहीं होता है, फिर भी जो वर्तमान तात्कालिक जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसमें भारत की स्थिति काफ़ी मजबूत है और भारत के साथ पक्ष में खड़े हैं ये सभी राष्ट्र। तो काफ़ी अब बहुत अच्छे संबंध दोनों देशों के मध्य विकसित हो चुके हैं। अगला है अमेरिकी विदेश नीति का कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी किसकी? अमेरिका की। पिछले लगभग एक दशक से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में तेजी से जो विकास हुआ है और 21वीं सदी एशिया की सदी होने का जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनके कारण इस क्षेत्र के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी का कारण यही था कि यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी बाजार के उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप अमेरिका का सहयोगी न कर प्रतिद्वंदी हो गया। मतलब इस क्षेत्र में ज़्यादा दिलचस्पी होने का कारण, क्योंकि अनुमान लगाया जाता था, भविष्यवक्ता ये कहते थे कि 21वीं सदी है वो एशिया की सदी होगी और जो एशिया के देशों पर अपनी मित्रता या अपना प्रभुत्व या अपनी जो भी संबंध प्रगाढ़ता होगी वो ही उस दौर में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए अमेरिका ने ये सोचा कि वर्तमान जो जिस प्रकार से परिवर्तित हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ, उसमें एशियाई देशों से अच्छे संबंध रखने में ये हमारा हित लगता है। इसलिए इस एशिया और प्रशांत क्षेत्र, मतलब इस प्रशांत महाद्वीप के आसपास जो एशिया के क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया जो क्षेत्र है, इंडियन ओशियन वाला और ये सब, यहाँ इनका बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था कि ये जो शीत युद्ध के दौर में या शीत युद्ध के तत्कालीन समय के बाद देखें कि जो यूरोपीय बाजार दिखता था अमेरिका को, अब वो पहले कमज़ोर थे लेकिन धीरे धीरे काफ़ी विकसित हो चुके हैं। तो अमेरिका के माल और जो वहाँ के जो कैपिटल अर्थात पूंजी का जो बाजार है उनके लिए उपयुक्त नहीं रहा, क्योंकि अब वहाँ पे निर्माण होता है। अब वहाँ पे निर्माण होने से अब अमेरिका के वो सहयोगी न होकर, अमेरिका के खरीदार न होकर अब अमेरिका के प्रतिद्वंदी हो गए। अब वो भी अपना माल बेचना चाहते हैं, इसलिए उनको लगता है कि अब यूरोप मेरे लिए मार्केट नहीं रहा है, इसलिए उनको नई मार्केट की तलाश भी है। और उनको नई मार्केट की तलाश में सबसे बड़ा क्षेत्र कोई दिखता है तो वो ये दिखता है, कौन सा? एशिया प्रशांत। इसलिए वो ज़्यादा अपना पूरा नज़र इस क्षेत्र पर डाले हुए हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए आप देखते हैं कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने नवंबर 1913 में अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती नगर सिएटल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 15 सदस्यों के देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। मतलब 1993 से ये स्थिति हो चुकी थी, अब आने वाला समय इनका है, ठीक है। इसलिए क्लिंटन ने उस सम्मेलन में कहा था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा आर्थिक विस्फोट हमारे लिए चिंता का विषय है। भय यह है कि रोजगार और बाजार दोनों एशिया के देश छीन ले जाएंगे। मतलब आप समझ गए, रोजगार और बाजार दोनों एशिया के देश छीन ले जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि एशिया में अपनी सैनिक उपस्थिति बनाए रखें, क्षेत्रीय नेतृत्व का बोझ उठाएं, पर क्षेत्र के आर्थिक विकास होने वाले लाभ से वंचित रहें, न तो ये उचित है और न ही दूरगामी हित में है। इसलिए अमेरिका को ये पता लग गया था कि आने वाला समय इनका है, इसलिए हमें इसके प्रति बहुत ही अच्छे कदम उठाने जरूरी होंगे वर्तमान समय से। एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रत्येक देश आयात के बजाय अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करता है। अकेले चीन और जापान के साथ अमेरिका $70 अरब के घाटे में चल रहा है। आप सोचो, तो अमेरिका के कुल व्यापारिक घाटे में एक के लगभग बराबर ये जो केवल एक क्षेत्र का रहता है। इसलिए उन्होंने देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने में हमारे देश की इकोनॉमिक व्यवस्था के लिए, हमारी कूटनीतिक, राजनयिक सब संबंधों के लिए उपयुक्त रहेगा। अगला है अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य कि आतंकवाद को समर्थन और पनाह देने वाला अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। ये नया जुड़ा था और विशेषकर सन 2000 के बाद, जब आपको पता है कि 21 सितंबर
2001 अमेरिका में जब ये जो घटना घटित हुई थी आतंकवादी, उसके बाद से लेकर राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व करना जरूरी है, तथा उन्होंने ये कहा कि आज के बाद जो देश आतंकवादियों को पनाह या समर्थन जारी रखेगा वो अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। भले ही वो हमारा मित्र राष्ट्र क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार के अगर आतंकवादियों को कोई पनाह देता है तो हमारा दुश्मन नंबर 1 माना जाएगा। जब स्वयं होगा, स्वयं देखा उसका मंजर, तब अमेरिका को यकीन हुआ कि आतंकवाद किसी का सगा नहीं है और आतंकवाद कितना नुकसान कर सकता है। हम पहले से चिल्लाते थे, हम कहते थे कि आतंकवाद से ग्रसित हैं, हम आतंकवाद से दुखी हैं, भोगी हैं। तो हमारे द्वारा किए हुए कथनों पर, हमारे द्वारा दिए गई बातों पर यकीन नहीं होता था, हमसे फूक मारते थे, मतलब उस बात को दरकिनार करते थे। लेकिन जब स्वयं अपने देश में घटना घटित हुई तब उनको पता चला कि आतंकवाद कितना नुकसानदायक हो सकता है। यही नहीं, आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, आतंकवाद देशों का कोई धर्म नहीं होता है और ये पूरी तरह से मानव सभ्यता के दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए उन्होंने पूरे विश्व से आह्वान किया कि हम सभी विश्व एकजुट हो, एकमत हो और इसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाएं और जो भी इनको पनाह देते हैं उनको दुश्मन समझकर उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करो। अब देखिए कि जो शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान खास मित्र हुआ करता था अमेरिका का, लेकिन हम देखते हैं कि लगभग सन 2000 के बाद में अमेरिका और भारत, इंडिया दोनों के मध्य नज़दीकता आ रही है और पाकिस्तान दूर होता जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हितों पे चलते आप सभी को पता है। तो अमेरिका और भारत का नज़दीक आना, अमेरिका और पाकिस्तान का दूर जाना। पाकिस्तान एक ऐसा कमज़ोर राज्य है जो बिना सहारे चल ही नहीं सकता, इसलिए उसने सोचा कि किसी शक्तिशाली का आश्रय बिना आप जी नहीं पाएंगे। तब उसने आश्रय किसका ले रखा है? चीन का। अब जो एक ज़माने में अमेरिका और पाकिस्तान के जो संबंध थे, आज चीन और पाकिस्तान के आपस में संबंध इतने प्रगाढ़ हो रहे हैं या उसको हो रहा है, संबंध दोनों के मजबूत हो रहे हैं। तो अब मकसद क्या था? यही था कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है और जितनी भी आप आतंकवादी संगठन देखेंगे या इनके जो भी सरगना देखेंगे वो आज पाकिस्तान में निवास करते हैं। इसलिए पूरे विश्व में आप देखेंगे कि अब पाकिस्तान को एक कटघरे में खड़ा किया कि अब पाकिस्तान जो है जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है और पूरे विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है, बन चुका है। और अंतिम है अमेरिकी विदेश नीति की विशेषता कि आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। ये सबसे बड़ी बात समझने वाली है। आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति मतलब अमेरिका पर निर्भर रहने वाले या अमेरिका के चारों तरफ घूमने वाले, अमेरिका से हटकर कुछ भी नहीं कर सकते, वो ऐसे राज्यों की स्थापना करने की हमेशा से अमेरिकियों की नीति रही है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिकी उपनिवेशवादी या अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए वह आश्रित डिपेंडेंट उपग्रह यानी सैटेलाइट राज्यों की स्थापना व सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। इस नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं है, बल्कि वह जहाँ तक युद्ध करता है, जैसे आप समझेंगे अफगानिस्तान हुआ, इराक हुआ, फिर उसके बाद मित्रतापूर्ण शासन की स्थापना करता है और स्वयं वहाँ से हट जाता है। कहने के तात्पर्य आपको अफगानिस्तान और इराक का एग्जाम्पल देते हैं। अब वो अफगानिस्तान में आतंकवाद के नाम पर घुसा, इराक में रासायनिक हथियारों के नाम पर घुसा। अब उसका मकसद कुछ और था, लेकिन दुनिया को बताया कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, इनके पास ऐसे ऐसे रासायनिक परमाणु हथियार हैं। फिर वहाँ पर घुसता है, दुश्मनों का सर्वनाश करके जो भी उनको है आतंकवाद के नाम पर या फिर हथियारों के नाम पर जो हस्तक्षेप करता है, करने के बाद फिर वहाँ से जो भी अपने पक्ष के, अपने खेमे के जो भी वहाँ के राजनीतिक दल या जो भी नेतृत्व वाले जो भी वहाँ के व्यक्तित्व हैं, उनसे अपने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करके अपने या मित्रतापूर्ण वाली सरकार की स्थापना करके वहाँ से स्वयं हट जाता है। अपने जो भी उसके आर्थिक राजनीतिक हित हैं वो हितों की पूर्ति करते हुए वहाँ हट जाता है। अब अफगानिस्तान में ये देख सकते हैं कि नाटो सेना और अमेरिकी सैनिक वहाँ से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। विशेषकर ट्रंप प्रशासन के बाद से देखते हैं कि बिल्कुल वहाँ खाली होता जा रहा है, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हट रही है। इराक में भी यही हुआ। तो इस प्रकार से ये अमेरिका की नीति रही है कि हमेशा इस प्रकार से किसी देश पर
हस्तक्षेप करके उसको अपने ऊपर आश्रित बना लो, जैसा हम चाहें वैसा उस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अमेरिका की एक विदेश नीति का मुख्य एक विशेषता के रूप में दिखाई देता है। तो ये हमने आज देखी कि ये अमेरिका की विदेश नीति प्रमुख तौर पे हमें क्या क्या विशेषताएं दिखती हैं।